पड़ेगा, काम मिलेगा तब तो काम करेंगे। जब जनपद में, जब राज्य में काम ही नहीं है, कार्य ही नहीं बचा है, तो लोग काम करें तो कहाँ करें। देखिए 90 दिन का तो गवर्नमेंट दे ही रही है। ठीक है, 90 दिन का गवर्नमेंट दे ही रही है। किसी आप गांव के वासी हैं, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, आपको 90 दिन के, आप प्रधान के पास जाइए, हमारे पास रोजगार नहीं है, आपको 90 दिन का रोजगार तो क्या ये सोचना उन लोगों के पास है जो बेरोजगार हैं कि 90 दिन का ये गारंटी है जॉब का? मनरेगा गांव में हर आदमी जानता है। क्या सरकार एक एक व्यक्ति के पास पहुंच पाई है, उन्हें बताने में वो सफल हो पाई है? क्या कोई भी सरकार की योजनाएं हैं, क्या जनसंपर्क की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या सरकार ने वो कायम किया है कि भाई देखो हमने ये योजना ले आया, ठीक है, ये योजना आपके लिए है, ये आप इसमें काम करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। क्या सरकार ये करने में सफल हो पाई है? क्या ये जनसंपर्क, ये प्रचार की बातें मैं कर रहा हूं? बिल्कुल 100% सफल इसमें है। पहली बात जान लीजिए आप, इसमें सरकार 100% सफल है। प्रचार, नो डाउट। सर, मैं रोकना चाहूंगा। सरकार प्रचार प्रसार में सफल है। सरकार यूपी की है, योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रचार प्रसार कहां होते हैं? दिल्ली मेट्रो में होता है सर। प्रचार कहां होते हैं? सड़क पे होते हैं। कहां? यमुना एक्सप्रेसवे वाले आप देखेंगे, आनंद विहार वाले इलाके में होते हैं। क्या आपके वोटर्स दिल्ली में रहते हैं? क्या आप अपने वोटर्स को रिझाने के लिए आप दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं सवाल सुन लीजिए। आप देख लीजिए, योगी जी की जितने भी योजनाएं हैं यूपी वाले, ठीक है, वो दिल्ली में भरे पड़े हैं। क्या सरकार की प्राथमिकताएं सिर्फ प्रचार प्रसार पर टिकी हुई है? क्या उन्हें नहीं चाहिए कि अभी भी हमारे पास 6 महीने समय है, हम जो प्रचार प्रसार में पैसे लगा रहे हैं वो हम बच्चों को शिक्षा दें, हम गरीब को खाना पहुंचाएं, हम उनको रोजगार दें? क्या ये काम नहीं करना चाहिए उनको जो प्रचार प्रसार करने में लगे? मतलब ये बेमतलब का, जहां नहीं करना चाहिए वहां। 70 सालों में नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का GLCC न्यूज में। आज हमारे साथ सीधी बात में आज के हमारे अतिथि हैं बीजेपी के समर्थक राजेश राय जी। राजेश राय जी, हमारे कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए हम इनसे आज कुछ सवालों को रखते हैं इनके सामने और जानने का प्रयास करते हैं कि जो अभी वर्तमान में कुछ दिन बाद देखा जाए तो भी उत्तर प्रदेश राज्य में चुनाव का माहौल आने वाला है या लगभग आ चुका है, तो उनसे जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को, कुछ मुद्दों को इनके सामने हम प्रस्तुत करेंगे और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार राज्य में असल मुद्दे क्या हैं। इस बार सरकार, खास करके जो अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार है, वो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में आ रही हैं, और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम केंद्र सरकार के कार्यों पर भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले तो राय जी, आपका स्वागत है। हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए सबसे पहला सवाल जो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। आज वो 71 वर्ष के हो गए हैं और बीजेपी उनके जन्मदिन को एक अलग तरीके से मनाने का प्रयास भी कर रही है। आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? उनको राजनीति में भी लगभग जो है 20 साल पूरे होने वाले हैं जी, और जो है इतना अच्छा कार्यकाल किसी का देखा नहीं गया, ना किसी मुख्यमंत्री का, ना किसी प्रधानमंत्री का देखा गया है जी। तो ये तो बीजेपी के लिए खुशी की बात है ही। जी हाँ, जी हाँ। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का सौभाग्य है कि मिला हुआ है। जी जी। और हम लोगों को तो जो है अब अपने आप पर और अपने देश के लिए धन्य कहना चाहिए। हाँ जी। बाकी इससे आगे हम क्या कह सकते हैं। राजेश राय जी, बात यह है कि प्रधानमंत्री जी करीब 7 साल प्रधानमंत्री के तौर पे केंद्र में वो रह चुके हैं जी, और उनका 7वां साल चल रहा है। तो इन 7 सालों में मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि कोई ऐसे 2 कार्य जो आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो। देखिए, मोदी जी का सफाई कार्यक्रम सबसे अच्छा रहा जी। स्वच्छ भारत से बड़ा कार्यक्रम कोई इनका था नहीं था जी, जिसके अगर आप देखेंगे तो मैंने तो गांव में भी घूमा है और यहाँ रहता ही हूँ। मैं जानता हूँ कि जो इन्होंने आवास योजना
और जो है ये ग्रामीण में जो है अपना ये शौचालय का काम जो किया है, ये इतना बेहतर रहा है कि पहले हम जब गाड़ी से निकलते थे ना जी, तो ऐसा लगता था कि हम लाइट बंद कर लें, ऐसे औरतें पुरुष रोड के किनारे लोग बैठे मिल जाते थे। और आज देखिए, आज जब आप गांव में भी जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल, मतलब 7 सालों में ये तो बिल्कुल बदल ही गया जी। आप इस चीज़ को कहीं नहीं पा सकते जी। गांव में चले जाइए, शहर में आ जाइए, लाइन किनारे चले जाइए, रेलवे किनारे चले जाइए, आपको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, ये चीज़ें, क्योंकि मोदी जी का सबसे सराहनीय कार्य मैं यही मानता हूँ। लेकिन राजेश जी, मैं आपको यहाँ बीच में रोकना चाहूँगा और आपसे मैं सवाल ये करूँगा कि जैसा आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बढ़िया काम, सबसे बड़ा काम जो रहा स्वच्छता और शौचालय को लेकर जी, लेकिन जैसा आप दावा कर रहे हैं कि सड़क किनारे, रेलवे लाइन किनारे या गांव में वो चीज़ दिखा, मतलब ODF घोषित हो गया वो गांव, लेकिन सिर्फ पेपर पे ही। सच्चाई है कि वो सिर्फ ऑन पेपर ही घोषित हो पाया, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो आज भी गांव में शौचालय की कमी है। लोग आज भी खुले में शौच कर रहे हैं, लोग आज भी गाड़ी से जाते समय अपने लाइट्स ऑफ करते हैं। देखिए, ये चीज़ें तो सिर्फ विपक्षी कह सकता है, हम लोग इन चीज़ों को नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इसके लिए दौरा नहीं किया हूँ, लेकिन इस बार मैं कोरोना काल में गांव गया हुआ था और हमने कम से कम 50 गांव का भ्रमण किया हमने, और लोगों को समझने की कोशिश की जी। कुछ प्रधान जो है वो सपा के भी थे, कुछ बसपा के भी थे, कुछ जो है बीजेपी के भी समर्थित थे, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की। हर गांव में शौचालय आपको जो है एक सार्वजनिक शौचालय मिलेगा, बाकी हर घर में शौचालय है। 12,000 रुपये, मैंने ये पता करने की कोशिश की अपने और दूसरे गांव में कि 12,000 रुपये किसको नहीं मिले हैं। सिंगल परिवार नहीं मिला जिसको 12,000 मिले ना हो शौचालय बनवाने। ये आपके दावे हो सकते हैं, पर रिसर्च कहता है, पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसे डेटाज हैं कि भाई 12,000 रुपये जो सरकार के तरफ से शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, वो पूरे पैसे जनता को, आम जन को नहीं मिल पाया है। और जहाँ तक बात रही शौचालय जाने की, शौचालय तो बन गया है, सार्वजनिक शौचालय बन गए हैं, लेकिन शौचालय का प्रयोग किया जाए, लोग शौचालय में जाएं, ये संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए 2 साल मोदी जी ने कार्यक्रम पूरा चलाया, पूरा अपने जो है बीजेपी के जिम्मे किया उन्होंने कि भाई आप जो है लोगों को जागृत करिए। लोग जागृत भी हुए। मैं तो 20 गांव बता रहा हूँ, ज़्यादा तो भाई यहाँ तो 5 लाख गांव हैं भारत में, 5 लाख गांव में तो मैं नहीं जा पाया हूँ। मैं कहूँ कि मैं हर गांव में घुमा हुआ हूँ, लेकिन 20-25 गांव जितने में गया हूँ मैं समझ रहा हूँ कि 2% लोग इस तरह के हैं जो कि बाहर जाते होंगे, लेकिन 98% लोगों के पास लोग नहीं जाते लोग। हाँ जी, 90% लोग नहीं जाते लोग। अब भी कोई बाहर है, कोई कहीं है, कहीं कुछ सुविधा मान लीजिए 1% नहीं कहीं पर है तो कोई बाहर जा रहा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन गांव की औरतें तो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही हैं जी। अब कोई बाहर है, बाहर काम कर रहा है, बाहर कुछ कर रहा है, शौचालय में चला गया, वो कोई क्या, उसके लिए तो मैं कह नहीं सकता नहीं बिल्कुल एकदम जीरो हो गया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि औरतें तो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही हैं। मैं तो 20 गाँव का मैं साक्षात प्रमाण हूँ, और मैं उन गाँव में घुमा दूँ आप। अगर कोई भी आदमी ये कह दे कि मेरे पास शौचालय नहीं, या जो है हम बाहर जाते हैं, या हमारी बहू बेटियां बाहर जाती हैं, तो आप जो कहोगे मैं वो हारने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, नहीं इस तरह का। हाँ, अब विपक्ष है वो तो उसको बोलने के लिए कुछ चाहिए ना। अच्छा, और जहाँ तक उनके पास पैसे की बात जहाँ तक है, ये 12 के 12,000 रुपये हर आदमी के अकाउंट में आया हुआ है। हाँ जी, किसी प्रधान को, किसी ब्लॉक प्रमुख को, या किसी जो है किसी अधिकारी को ये नहीं अधिकार था कि आप इनके हाथ में दोगे। हाँ जी, और हाथ में दे के ले लोगे आप, वो उसके उस आदमी के अकाउंट में गया हुआ है। जो आवास के पैसे हैं, जो शौचालय के पैसे हैं, जो किसान निधि है, ये सब सबके अकाउंट में जा रहा है। हाँ जी, आपके अकाउंट में आता है। कुछ लोग जागृत कम हैं, कुछ लोग ज़्यादा हैं, कुछ लोग 1,500 कुछ दे देते होंगे, कुछ लोग कुछ करते होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम 100% सही चीज़ें वहाँ हो रही हैं, लेकिन आपके अकाउंट में जब चीज़ें आती हैं तो आपको तो पता है कि मैं जो है मेरे पास इतने पैसे आए हैं। हाँ जी, मुझे किसी को देना है कि नहीं देना है, क्या करना है। आप गलत रहेंगे तो पैसा देंगे, सही रहेंगे तो आप पैसा नहीं देंगे आप। किसान निधि की बात की आपने जी। किसान निधि सम्मान योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये देने का प्रावधान है। वो इसलिए कि भाई किसान अपने जो खर्च हैं, जो खाद या फिर खाद के अलावे बीज
ये सब चीज़ों में वो उन पैसों को लगा सकें और अच्छे उत्पादन ला सकें, अपने फसल को जो दाम है उससे दूना मिल सके, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का ये मकसद भी था। तो क्या जो पैसे दिए जा रहे हैं, क्या सही से सही समय पर और सही व्यक्ति के पास वो पैसे पहुंच रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या उन पैसों से क्या खेती के ही काम हो रहे हैं क्या? अगर किसान को पैसे दिए जा रहे हैं तो क्या उन पैसों को खेत के ही सामग्री में लगाए जा रहे हैं? क्या फसल के उत्पादन में ही उस पैसे को लगाए जा रहे हैं? देखिए, आज 70 सालों में जो हमारी खेती है वो बिल्कुल इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि खेती में कोई भी आदमी जो है काम नहीं करना चाहता और ना कोई करेगा। ये भी वजह, ना कोई करेगा खेती के बदौलत कोई भी आदमी आज के डेट में, क्योंकि खेती को घाटे का सौदा बना दिया गया था। पहले जो है क्या स्थिति थी कि उत्तम खेती मानी जाती थी। आप क्या बोल रहे हैं पता है आपको? आप बोल रहे हैं खेती कोई नहीं करना चाहेगा, नहीं करना चाह रहा है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? ये प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद में इन्होंने इतना काफ़ी एक किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और ये सब चीज़ें बना करके इन्होंने जो किसानों को प्रोत्साहित किया और जो है उन्होंने ये कहा कि भाई अब जो साहूकारी का कर्जा बंद करो, हाँ जी, अपने आप हमसे कर्जा लो और जो है आप काम करो। आप जो है 90 दिन में अगर कोई किसान अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे जमा करता तो कोई चार्जेस उस पर है नहीं उस पर। हाँ जी, आपने अगर 1 लाख रुपया लिया और 90 दिन में आपने जमा कर दिया तो आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं आपके ऊपर। हाँ जी, किसान सम्मान निधि है, आप लीजिए, आप अपना काम करिए, कोई कुछ भाई किसान को ये चीज़ें मिल रही अब हैं। और इसके पहले कहाँ कुछ मिलता था? इसके पहले तो लगान लगता था। लगान आपने सुना होगा, लगान लगता था। हाँ जी, हाँ जी। और लगान में लोगों की ज़मीनें चली जाती थी। तहसीलदार आके हड़प करता था, किसानों को बंद कर देता था। 14-14 दिन किसान जो है जेल में पड़े रहते थे। हाँ जी, तहसील में जो है, तब किसान उन्नति कर रहा था। और आज किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, किसानों को हर सुविधाएं मिल रही हैं। तो आज जो है किसान आत्महत्या कर रहा है और तब किसान खुश था जब उन्हें जेल में जाकर बंद कर दिया जाता। सिर्फ लगान के लिए, कोई कर्जा नहीं होता था उनके ऊपर, सिर्फ लगान के लिए बंद कर दिया जाता था। और यही स्वतंत्र भारत की बात बता रहा हूँ मैं, कहीं अंग्रेजों की मांग बात में नहीं कर रहा हूँ मैं, ये स्वतंत्र भारत की बात बता रहा हूँ मैं। जो लोग एक चिल्ला के कहते हैं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, वो लोग तब कहाँ थे जब एक मामूली किसान के ऊपर लगान बाकी होता था और उसे जेल में बंद कर दिया जाता, 14 दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। हाँ जी, कहते हम किसान सम्मान करते थे, हम आज वो सड़क पे बैठे हुए हैं, तब वो लोग कहाँ थे? और आज किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसान को जो हर चीज़ व्यवस्था मिल रही है। जो लोग गांव में गरीब हैं उनको राशन मिल रहा है, सबको आवास मिल रहा है, सबको सब चीज़ें मिल रही हैं। कैसे क्या एक गांव में पता है कितने पैसे पहुंच रहे हैं सरकार के? क्या कितने पहुंच रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि अगर जो है 10,000 का गाँव है तो लगभग 5 करोड़ के आसपास सिर्फ गाँव के डेवलपमेंट के लिए पैसा जा रहा है। सर, मैं आपको बीच में रोकते हुए आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आपने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना जो है सरकार किसान को सम्मानित कर रही है कुछ पैसे देकर, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं हैं, अनेकों योजनाएं हैं किसानों को लेकर, ठीक है। अलग अलग आवास योजना से लेकर अलग अलग योजनाएं हैं जिससे किसानों का सशक्तिकरण हो सके। लेकिन देखा यह जा रहा है करीब महीनों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पे जो बैठे हैं तो बैठे ही हैं, वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर सरकार का फेल्यूर है कहाँ कि उन किसानों को मना नहीं पा रही है? देखिए ऐसा है, जब सरकार खुद को यह कह रही है कि नहीं, मैं किसान के प्रति जागरूक हूं, मैं किसान को लेकर सजग हूं, मैं किसानों को लेकर हर समस्याओं को समझता हूं, तो फिर आखिर किसान रोड पे क्या कर रहे हैं? किसान को तो खेत में होने चाहिए। देखिए हमारे देश में आज भी जो है लगभग जो है 60% किसान ही है। अच्छी बात है, 60% किसान ही हैं। और पक्ष और विपक्ष दो चीज़ें हमारे सरकार के साथ साथ बराबर चलती रहती हैं। हाँ जी, पक्ष और विपक्ष दो चीज़ें बराबर चलती रहती हैं हमारे साथ साथ। आपका एक विरोध है, कोई भी विरोध आप है तो आप जो है मुझसे आप कहते हैं कि ये विरोध हमारा है, हम कहते हैं चलो ठीक है, हम टेबल बैठते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, किसी तरह से भी कोई न कोई रास्ता निकालते हैं इसका, और जो है इस पर हम बात करते हैं, निकालते हैं। किसानों से अब तक 17 वार्ताएँ हो चुकी हैं और कुछ भी निकला नहीं है। और ये बताइए, हम कहते हैं कि 1 लाख किसान ही है, 4,000 लोग बैठे, मैं 1 लाख मान लेता हूँ। हाँ जी, 1 लाख किसान ही हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं या पूरे देश में बैठे हुए हैं। क्या है 1 लाख लोग 70 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, लेकिन करते हैं। एक हाँ। मेरी बात सुनो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इन किसान जो किसान बैठे हुए हैं, इनका सबसे पहला काम ये होता है कि इन्होंने संसद बनाया अपना है। एक हमारी सरकार एक सिस्टम के थ्रू चलती है। कोई भी कानून संसद ही बनाता है, कोई कानून प्रधानमंत्री नहीं बनाता, कोई कानून जो है कोई नहीं बनाता, संसद ही कानून बनाता है। और संसद चुनते हम हैं, हम मतलब वही किसान जो बैठे हुए हैं। अपने सांसदों से सवाल करें जिन्होंने जिता के भेजा है। अगर गवर्नमेंट को लगेगा, अगर गवर्नमेंट जिस दिन लगेगा कि हमारा भाई यहाँ तो वोट की राजनीति है, हमारा वोट खसका, उस दिन गवर्नमेंट नंगे खड़ी हो जाएगी, यहाँ पर एक पाँव पे खड़ी हो जाएगी, बोली भैया नंगे पाँव आ जाएगी गवर्नमेंट यहाँ पर, कहेगी आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये लोग 1-2% किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इससे हमारा कोई नुकसान फायदा नहीं है। सर मैं मानता हूँ 1-2% किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सवाल मेरा यह है कि आखिर वो किसान ही है ना, किसान हैं, किसान हैं, तो किसान आखिर हैं। क्या समस्याएं हैं, आखिर वो क्या कारण है कि वो किसान सड़क पर बैठे हैं? समस्या का सोल्यूशन चाहते हैं। देखिए, देश का हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो पेशेवर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई हो, हर व्यक्ति देश के लिए एक तरीके से देखा जाए तो वो देश का एसेट है। ठीक है, एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में वो है। अगर किसान सड़क पे हैं तो कहीं ना कहीं खेतों में नुकसान हो रहा है, फसल कम आ रहे हैं, देश का इकोनॉमी आप देख लीजिए, अगर किसान अगर सड़क पे आ जाएं तो फिर देश में फसल कौन उपजाएगा? तो इसे देखने वाला कौन है? मैं मानता हूं आप कह रहे हैं कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं है, वो एक हिस्से से लोग आए हैं। तो आखिर क्या कारण है, आखिर वो क्या रीज़न है कि लोग इतने दिनों से सड़क पे बैठे हैं? सरकार आखिर क्यों नहीं पहल करती है कि उन किसानों को हटाया जाए? एक सवाल मेरा आपसे है, अगर गवर्नमेंट को जिस दिन ये लग जाए हाँ जी कि हमारे अगेंस्ट किसान जा रहे हैं, उस दिन गवर्नमेंट क्या आपको रोड पे नज़र नहीं आएगी कि इन किसानों से बात करती नज़र नहीं आएगी? लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि ये कौन लोग हैं और क्यों बैठे हुए हैं। तो फिर बलपूर्वक जो समस्याएं, अगर सरकार को मालूम है कि ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये किनके इशारे पे चल रहे हैं, कहने का मतलब आपका ये है, तो फिर सरकार इनको बलपूर्वक हटा दे। बलपूर्वक हटाने का काम अब आज की गवर्नमेंट में नहीं है ना। बलपूर्वक कांग्रेस हटाती थी, बलपूर्वक जो है अंग्रेज हटाते थे, बलपूर्वक अगर हम ही हटाएंगे तो फिर अब क्या, अगर बीजेपी रह जाएगी हटाएगी तो क्या उनमें और उनमें क्या अंतर है? सड़क बंद रहेंगे? सड़क बंद तो है ही है। अब उनका देखिए, उनका विरोध है तो विरोध तो कर ही रहे हैं वो ना। अब हम उन्हें बलपूर्वक हटाते हैं तो आप कहेंगे कि बलपूर्वक हटा दिया गया, नहीं हटाते तो आप कहते हैं कि हटाया ही नहीं गया उनको। नहीं, कौन क्या कहता है वो नहीं, सरकार क्या करती है, सरकार को क्या करना चाहिए, उस पर मेरा सवाल है। सरकार जो है अपना काम कर रही है और वो करेगी। वो तो अगर सरकार काम कर रही है तो फिर किसान रोड पे क्या कर रहे हैं? किसान को तो होने चाहिए खेतों में। किसान ये जब पूरा प्योर किसान ही होते, देखिए एक बात जान लीजिए कि हमारे पास 10 बीघे खेती है, अगर हम खेती नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अगर हमारी चिंता होगी तो हम रोड पे नहीं बैठ पाएंगे। रोड पर तो वो लोग बैठे हुए हैं जो कि इन चीज़ों से आगे निकल संपन्न हैं, आगे निकल चुके, रोड बैठे हुए हैं कि हमारा तो नुकसान होता ही नहीं। हमारे तो मजदूर खेत में काम कर रहे हैं, हम यहाँ बैठेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे मजदूर खेत में काम कर रहे हैं, हम यहाँ बैठते कोई फ़र्क पड़ता नहीं कोई। अच्छा, और कितने % किसान हैं, कितने % मंदी के लोग हैं, कितने % क्या है, ये तो आप जब नज़दीक आप उनके जाओगे तो आप खुद ही पता चल जाएगा आपको। ये हमसे और गवर्नमेंट से सवाल करने का मतलब नहीं होगा। जब उनके नज़दीक उनमें आप जाओगे तो ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे, वो खुद ही बता देंगे हम क्या कर रहे हैं। तो उम्मीद किया जाए कि आने वाले कुछ दिनों में किसान अपने खेत में होंगे, कि सरकार जो है किसानों को मना लेगी। उनके ऊपर तो बिल्कुल, किसान के लिए तो 24 घंटे मोदी जी ने खुद ही कहा है कि हम एक फ़ोन कॉल पे आपके हैं। मोदी जी ने खुद ही कहा है कि हम एक फ़ोन कॉल दूर आपसे हैं, जब भी मर्जी करो तो आप एक फ़ोन कर लीजिए, मैं आपके साथ बात कर लूँगा। ऐसा तो एक फ़ोन कॉल पे मोदी जी ने खुद ही कहा कि एक फ़ोन कॉल दूर में है आपसे। हाँ जी, गवर्नमेंट ने, मतलब मोदी से मतलब गवर्नमेंट से मतलब है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर आपसे हैं। अगर फ़ोन लग जाती है और मोदी जी से किसानों की बात हो जाती है तब तो फिर अच्छे दिन सच में आ गए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब थोड़ा तो गलत है। अब इसमें किसान को भी सोचना पड़ेगा कि हमने जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है वो टोटली उनके फेवर में है कि अनफेवर में है, हमारे कितने फेवर में है कितने अनफेवर में है, उस तरह से बात करेंगे तो शायद
वो बात हो भी जाए और जो है हल भी निकले। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए राजेश जी हम यूपी की ओर मूव करते हैं। दिल्ली की बात हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कार्य चल रहा है हमने बात कर ली। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यूपी चुनाव नज़दीक दिख रहा है जी। आने वाले मार्च महीने में 2022 की बात कर लें तो यूपी में चुनाव होने को है। तो क्या इस बार बीजेपी दोबारा सरकार में आ रही है? क्या इस बार होली बीजेपी की होगी या किसी दूसरे पार्टी की? बीजेपी की होगी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। इसमें क्या इस बार योगी जी फिर से रंग गुलाल उड़ाएंगे? बिल्कुल योगी जी रंग गुलाल उड़ाएंगे। योगी जी आ रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ? पूर्ण बहुमत। कितने सीट? 300 प्लस। 300 प्लस मानते हम तो हैं। अच्छा, लेकिन जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो वो तो अलग अलग बातें करते हैं। वो तो कहते हैं कि इस बार बिल्कुल नहीं, योगी जी तो इस बार कहीं नहीं दिख रहे हैं। नहीं, आप देखिए किसको लाना चाहते हैं। स्वच्छ सभी वाली सरकार को लाना चाहते हैं या भ्रष्टाचारी सरकार को लाना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं ये तो जनता ही बताएगी। इतना दिन योगी जी हैं, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई वो बाहर नहीं है, समंदर है। किसी की हिम्मत नहीं कि 1 बीघा ज़मीन, 1 बिस्सा ज़मीन कोई कब्जा कर ले। कंडीशन ये थी कि लोग जमीन, सरकारी ज़मीन बेचते थे, सरकारी ज़मीन खरीदते थे, सरकारी ज़मीन बिल्डिंग बनाते थे और सरकारी ज़मीन को बेचते थे। तो योगी जी दादागिरी कर रहे हैं। योगी दादागिरी क्यों? अपना का दादागिरी किसको कहते हैं? दादागिरी तो जब आप जबरदस्ती करके कर रहे हो। हमारा काम तो अपनी सुरक्षा करना ना। अगर सरकारी ज़मीन को अगर बचा रहे हैं तो दादागिरी कर रहे हैं कि अपना हक ले रहे हैं। सरकार तो अपनी चीज़ें बचा रही है। यूपी में जिस तरीके से कार्य हो रहा है, बड़े बड़े मॉल्स गिराए जा रहे हैं, बड़े बड़े मकान गिराए जा रहे हैं। हाँ, एक तो मकान बताइए जो उनके ज़मीन में हो। एक मकान बनाइए, बताइए कई ऐसे जो उनके ज़मीन में हो। जब आप सरकारी ज़मीन कब्जा करके बना जाएंगे, जब आपका माफिया राज था, आपने किया सरकारी ज़मीन को जो है आपने कब्जा किया, आपने माल बना दिया आपने, तो क्या आपकी ज़मीन हो गई? अरे सरकारी ज़मीन है, सरकार सख्त होगी तो ले लेगी। अब हमारी सरकार है, हमारा कोई अगर एक मंत्री, एक नेता, मोदी राजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो मकान, क्या वो बड़े बड़े मॉल्स, क्या मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं सरकारी जगह में बनाए गए थे वो गिरा दिए गए, इससे जो आम जन हैं, जो आम लोग हैं, उनको क्या फ़ायदे पहुँच रहे हैं? उनको क्या रोटी कपड़ा मकान उनको मिल जाएगा क्या वो मकान गिराने से? आपको एक चीज़ पता है, जैसे यहाँ पर जो है, मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ। हाँ जी। गाज़ियाबाद बिल्डरों ने क्या काम किया, जो छोटे बिल्डर हैं, इन्होंने ज़मीन, सरकारी ज़मीन बेच डाली। हाँ जी। सरकार रोज़ बुलडोजर लेके खड़ी है कि गिराएंगे। क्यों? सरकार थी सपा की, सरकार थी बसपा की, कोई बोलने, किसी SDM की, किसी DM की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जो बोल जाए। वो पैसा मायावती जी को डायरेक्ट देते थे, डायरेक्ट अखिलेश जी को देते थे। यहाँ इनका काम चलता था, माफिया अपना काम करता था। ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन कब्जा करना और बेच देना, और खूब धड़ल्ले से काम चला। हाँ जी। क्या उनका किसी का पता आज डेट में है? आज डेट में कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता जो किसी सरकारी ज़मीन को बेच ले, या जो किसी सरकारी ज़मीन बेचने और खरीदने की बात नहीं चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो बुलडोजर से गिराए गए मकानों से, क्या वो जो बड़े बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल्स गिराए जा रहे हैं, ठीक है, बाहुबलियों के जो अवैध कब्जे वाले जो मकान है वो गिराए जा रहे हैं, क्या इन कार्य को करने के बाद क्या वो गरीब पिछड़े जो दबे कुचले लोग हैं उनके पास क्या रोटी कपड़ा मकान जैसी आधारभूत संरचनाएं जो उन्हें चाहिए, क्या वो पहुंच रहा है क्या? अगर मान लेते हैं कि जनपद या राज्य के जो लोग हैं, जो जनता है, त्रस्त है, उन्हें खाने को नहीं मिल रही है, वो भूखे पेट सो रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके बच्चे ऐसे ही खुले में सो रहे हैं, तो क्या ये बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स गिराए जा रहे हैं, क्या इन बिल्डिंग को गिराने से उन बच्चों का पेट भर जाएगा या फिर उन गरीबों को मकान मिल जाएगा? अच्छा, मेरा कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो सबसे पहले बेसिक्स नीड्स जो हैं, जो आधारभूत जो मांगे हैं, उसको पूरा करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। उनको गिराने से उनका नहीं होगा, लेकिन अगर एक एकड़ ज़मीन खाली हो रही है, अच्छा ये बताइए, जिन माफियाओं का मकान या जिन माफियाओं का माल, जिन माफियाओं का वो बना हुआ है, उससे किसी गरीब जनता को 1 रुपये का फ़ायदा है? नहीं। अच्छा, वो 1 बीघा, 1.5 बीघा
जो भी ज़मीन जो खाली होती है वो सरकार के काम आएंगी। सरकार मतलब कि अगर उस पर कुछ भी बनेगा तो वो आम जनता के ही काम आएगा या योगी के काम आएगा? वो तो अगर कुछ भी, अगर वो बिकती भी है तो, अगर वो ज़मीन बेचते भी हैं तो वो पैसा यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा, कहीं न कहीं किसी न किसी योजना में खर्च होगा। तो ऑलरेडी वो पैसा उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो उनके हकदार हैं। लेकिन अभी एक माफिया कब्जा करके सारा फायदा वो उठा रहा है। क्या आपको अच्छा है? या किसी को अच्छा, किसी को है, किसी को नहीं वो अच्छा। और सुनिए, आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर, क्या उससे फायदा है? उससे फायदा है, ये फायदा है कि अगर 1 बीघा जमीन खाली होगी 1 लाख रुपया मिलेगा, तो एक आदमी, 22 करोड़ जनता है तो 2-3 पैसे एक आदमी के पास जाएगा भी। नहीं वो पैसा, बट राजेश जी हाँ, दूसरे सवाल का जवाब, हाँ, जो आपने कहा बेसिक नीड, बेसिक नीड कोरोना काल में पूरा का पूरा जो है सबको राशन फ्री मिला है। हाँ जी, सबको राशन फ्री मिला है, कोई पैसा किसी से लिया नहीं गया है, पूछ करके भाई किसके यहाँ राशन है, किसके यहाँ राशन नहीं है। गवर्नमेंट ने फ्री दिया 3 महीने राशन, फिर 3 महीने के लिए फिर 3 महीने कंटिन्यू कर दिया था। लगभग 6 महीने राशन जो है गवर्नमेंट ने फ्री दिया है पहली बार कोरोना काल में। और अभी भी जो है इस योजना के तहत जो है राशन जो गरीबों को है वो दिया जा रहा है। वो भाई उनके दारू का खर्चा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके नीड का खर्चा, उनके रोटी का खर्चा, उनके रोटी मिल रही है, उनको रोटी। ठीक, हाँ। रोजगार की बात है, 90 दिन की रोजी पक्की है। ये मनरेगा कांग्रेस का वो है एक योजना, उसके अनुसार जो है काम हो ही रहा गाँव में। ठीक, हर गाँव वासी को 360 दिन में 90 दिन का जो है रोजगार दिया जाता है, जिसमें 200 कुछ रुपए दिए जाते हैं। मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कितने दिए जाते हैं, 200 कुछ रुपये मिलता उनको है जी। वो भी काम कर ही रहे हैं, यहाँ पर राशन मिल ही रहा है, यहाँ सब कुछ। अगर आदमी साधारण से खाना खाना चाहे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब आप मुख्य धारा में आएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, और आप काम करेंगे तो काम करना पड़ेगा, काम मिलेगा तब तो काम करेंगे। जब जनपद में, जब राज्य में काम ही नहीं है, कार्य ही नहीं बचा है, तो लोग काम करें तो कहाँ करें? देखिए 90 दिन का तो गवर्नमेंट दे ही रही है। ठीक है, 90 दिन का गवर्नमेंट दे ही रही है। किसी, आप गांव के वासी हैं, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, आपको 90 दिन के, आप प्रधान के पास जाइए, हमारे पास रोजगार नहीं है, आपको 90 दिन का रोजगार तो क्या ये सोचना उन लोगों के पास है जो बेरोजगार हैं कि 90 दिन का ये गारंटी है जॉब का? मनरेगा गांव में हर आदमी जानता है। क्या सरकार एक एक व्यक्ति के पास पहुंच पाई है, उन्हें बताने में वो सफल हो पाई है? क्या कोई भी सरकार की योजनाएं हैं, क्या जनसंपर्क की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या सरकार ने वो कायम किया है कि भाई देखो हमने ये योजना ले आया, ठीक है, ये योजना आपके लिए है, ये आप इसमें काम करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे? क्या सरकार ये करने में सफल हो पाई है? क्या ये जनसंपर्क, ये प्रचार की बातें मैं कर रहा हूँ? बिल्कुल 100% सफल इसमें है। पहली बात जान लीजिए आप, इसमें सरकार 100% सफल है प्रचार, नो डाउट। सर मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं रोकना चाहूंगा। सरकार प्रचार प्रसार में सफल है। सरकार यूपी की है, योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रचार प्रसार कहाँ होते हैं? दिल्ली मेट्रो में होता है सर। प्रचार कहाँ होते हैं? सड़क पे होते हैं। कहाँ? यमुना एक्सप्रेसवे वाले आप देखेंगे, आनंद विहार वाले इलाके में होते हैं। क्या आपके वोटर्स दिल्ली में रहते हैं? क्या आप अपने वोटर्स को रिझाने के लिए आप दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे सवाल सुन लीजिए। आप देख लीजिए योगी जी की जितने भी योजनाएं हैं यूपी वाले, ठीक है, वो दिल्ली में भरे पड़े हैं। क्या सरकार की प्राथमिकताएं सिर्फ प्रचार प्रसार पर टिकी हुई है? क्या उन्हें नहीं चाहिए कि अभी भी हमारे पास 6 महीने समय है, हम जो प्रचार प्रसार में पैसे लगा रहे हैं वो हम बच्चों को शिक्षा दें, हम गरीब को खाना पहुंचाएं, हम उनको रोजगार दें? क्या ये काम नहीं करना चाहिए उनको जो प्रचार प्रसार करने में लगे? मतलब ये बेमतलब का, जहां नहीं करना चाहिए वहां 70 सालों में, और जहां प्रचार करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं। गांव में होने चाहिए, वो पिछड़े लोगों के पास जाने चाहिए, उन्हें मालूम चलना चाहिए कि सरकार की योजनाएं क्या हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। प्रचार होता है दिल्ली मेट्रो में। आप एक बार गांव में जाइए, हम शहर में बात कर रहे हैं, एक बार आप गांव में जाइए, आप गांव में घूमिए। अगर मैं जानता हूं कि 90% लोगों को मनरेगा के बारे में, या जो है अंत्योदय, ये जो अपनी अन्न की योजना है, इसके बारे में सबको पता है। सबको राशन मिल रहा है, और सबको जो है वो आवास की बातें, जिसके पास कच्चा मकान है, जिसके पास आवास नहीं है, सबके लिए आवास की बातें हो रही हैं। सबके लिए जो है
मनरेगा का रोजगार सबके लिए है ही है, 90 दिन का रोजी पक्का है। ये अगर हर आदमी को ना पता हो तो आप बता दीजिए, हर आदमी को पता है और हर आदमी जिसको ज़रूरत हो जाता है। भी हमें अगर हमारा काम हो रहा है तो हम क्यों जाएंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हम 200 रुपया भी ले आएंगे जाके वहाँ से काम करके, 200 रुपया लाएंगे, 200 रुपया और राशन और जो है घर, हमें सब गवर्नमेंट। अभी आज भी आप जो है आपके पास घर नहीं है और आप जो है वो फॉर्म भरते हैं तो आपको 2,40,000 के आसपास आज भी आपको मिल जाता है। लोन की बात कर रहे हैं आप? लोन नहीं, हाँ, फ्री ऑफ कास्ट पैसे, इस पैसे को लिया नहीं जाएगा। हाँ, आपके पास घर नहीं है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, जो किसान हैं, जो सच में ग्रामीण हैं, जो सच में निचले स्तर पर हैं, उन पर कैसे फोकस करना हो। ठीक है, आप देख लीजिए यूपी की चीज़, उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हो रही हैं, आप पूरे देश के अखबार में देखेंगे, बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े फ्रंट पेजेस पे आ रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स। अभी हाल फिलहाल में एक केस आया, पता है आपको? ये कोलकाता को जानते होंगे। कोलकाता के एक बहुत ही फ्लाईओवर है, ठीक है, और बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज के फोटोज आप अपने अखबार में लगा देते हैं, अपने फोटो के साथ लगा देते हैं कि भाई हमने बनवाया है। अभी ममता बनर्जी भी ऑब्जेक्शन किया है इस पर। अब किसी नेता ने लगवा दिया होगा, इसके लिए बीजेपी और कोई जो है जिम्मेदारी तो ली नहीं होगी कि मैंने जो है लगवा दिया है या मेरे लोग लगवा दिए। ऐसा है कि ये सब चीजें मतलब बीजेपी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार इतनी अंधी हो चुकी है प्रचार करने के फिराक में कि वो भूल चुकी है कि हमारा काम क्या है। उनको सही से अपने काम नहीं मिल पाए, अपने कार्य नहीं मिल पाए जो अपने प्रचार में लगा सके। उनके पास इतने काम है कि यूपी में सरकार आने जा रही है, तो फिर आप बंगाल क्यों चले गए? बंगाल में सरकार आने जा रही है और बंगाल में भी 90 सीटें ले आए। नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं आप ले आए, बंगाल में भी 90 सीटें ले आए। और अभी हमारी बात तो आप करते हैं, केजरीवाल की बात ही नहीं करते। जो आदमी डंके की चोट पे कहता है मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा, पानी का बिल माफ कर दूंगा। हाँ, केजरीवाल जी ने कहा, अभी कल की बात है, हाँ, कि वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अगर यूपी में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, झाड़ू की सरकार बनती है, तो वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। इस पे क्या आप कहेंगे? भाई देखिए, यहाँ पर तो पे करना पड़ेगा। बीजेपी गवर्नमेंट है, पे करोगे सुविधा मिलेगी। फ्री में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, बेसिक चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी। आपकी सुविधा, आपको लिए एसी पे हम फ्री में नहीं दे सकते, आपके लिए इन कामों को हम फ्री में, जो बेसिक नीड है वो फ्री में आपको मिल रहा आपको है। अब आप क्या बिजली दे दी हमें, पानी दे दिए फ्री में, तो भाई ये तो नकारा करने वाली बात है। लोगों को नकारा कर रहे हैं लोग काम से, मतलब आप काम मत करिए, मैं आपको बैठा के सब कुछ दूंगा। भाई हम ये बीजेपी गवर्नमेंट कभी कर नहीं सकती और ना करेगी। चलिए राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमने जो भी सवाल किया, आपने पूरी बेबाकी के साथ उसका जवाब दिया है आपने। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।